नमस्कार, मैं प्रशांत रमन रवि और आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। जब से हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है लोक सेवा आयोग द्वारा, तब से ही आपके मेल और कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं कि आप इंटरव्यू प्रक्रिया के बारे में भी बताएं कि साक्षात्कार कैसे होता है, साक्षात्कार की तैयारी के लिए क्या क्या ज़रूरी कदम हमें उठाने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत सरलता से और बहुत विस्तार से इसी बारे में बताने वाला हूं और अपने कुछ अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी। तो सबसे पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि लोक सेवा आयोग के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में, यह जो स्क्रीनिंग टेस्ट का नंबर होता है इसमें उसके मार्क्स अंतिम परिणाम के लिए नहीं जोड़े जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इंटरव्यू में आपका जो प्रदर्शन होता है उस प्रदर्शन के आधार पर ही अंतिम परिणाम घोषित किया जाता है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और उसी के आधार पर फिर अंतिम परिणाम घोषित किया जाता है। तो इसलिए इंटरव्यू का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो परीक्षा हुई है उसका रोल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंच सकें। आगे का सारा रास्ता जो है वह इंटरव्यू में अच्छे प्रदर्शन के बाद तय होता है। तो इंटरव्यू में जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और किस तरह से अपने आप को पेश करें, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो एक एक करके मैं आपको इन सब बातों के बारे में बताऊं कि कैसे आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू बोर्ड के सामने। तो दोनों ही विषयों पे आज मैं आपके साथ बात करूंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह यह तो कि आप वेल ड्रेस पहन करके जाएं, ताकि एक ऐसा ड्रेस आप पहन के जाएं जिसमें कि आप बहुत स्मार्ट लगें, कंफर्टेबल लगें, आत्मविश्वास से भरे हुए लगें। और वैसे भी जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक ढंग से भी अच्छे कपड़े हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और जिनके साथ हम मिल रहे होते हैं, जिनके साथ हम बातचीत कर रहे होते हैं, संवाद कर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी हमारे अच्छे कपड़ों का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अच्छे कपड़े कुल मिलाकर हमारे व्यक्तित्व को निखारने में, सुंदर रूप से प्रस्तुत करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आप कोट पैंट पहन सकते हैं, ब्लेजर पहन सकते हैं, फॉर्मल पैंट पहन सकते हैं। इंटरव्यू प्रायः शिमला में होता है तो सर्दी का मौसम होता है वहाँ पे, तो आप अंदर स्वेटर डाल सकते हैं। टाई चाहे तो टाई भी आप पहन सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी पहन सकते हैं। आप जितना अपने आप को सहज महसूस कर सकें जिन कपड़ों में, वो पहनकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स साड़ी पहन सकती हैं, सूट पहन सकती हैं, साथ में आप ब्लेज़र, जैकेट या स्वेटर, जैसे आपको बेहतर महसूस हो वो आप पहन करके जाएं। तो ड्रेस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। हमारी जो पहली पेशगी होती है, जो प्रस्तुति होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है चीज़ों को लेकर के। ठीक है। दूसरी बात कि अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल में रख लें, उसे ज़रूर लेकर के जाएं। वहाँ देखा जाता है बेंचेस बने होते हैं, और साथ ही साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके जीरोक्स के 3 सेट भी अपनी फाइल में रख लें। अलग अलग जगहों पे जमा भी करना होता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फाइल में रख लें और उनके कम से कम 2 या 3 सेट्स जरूर रख लें। उसकी ज़रूरत आपको वहाँ पड़ सकती है। ठीक है। तीसरी बात कि आप कोशिश करें कि इंटरव्यू जिस दिन आपका होना है उससे से कम 2 दिन या 1 दिन पहले दिन में ही तो आप निश्चित रूप से पहुँच जाएं। इससे क्या होता है कि वहाँ के मौसम में थोड़े आप अनुकूलित हो जाते हैं, थोड़ा बेहतर आप महसूस करते हैं, और आपको यह भी पता लग जाता है कि कौन सी जगह पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, वो आपके होटल या जहाँ आप ठहरे हुए हैं वहाँ से कितनी दूर है। तो कोई किसी तरह की हड़बड़ी में आप इंटरव्यू देने ना पहुँचे। ऐसा कभी ना करें कि अगली सुबह आपका इंटरव्यू है और आप देर रात पहुँच रहे हैं। तो कोशिश करें कि कम से कम 2 दिन पहले आप ज़रूर पहुँच जाएं। और शिमला बहुत खूबसूरत है, वहाँ की वादियों का आप लुत्फ़ उठाएं और थोड़ा मानसिक रूप से भी अपने आप को सहज करें। तो इसका एक बड़ा रोल होता है कि आप जो इंटरव्यू प्लेस है उस पर अगर 1-2 दिन पहले आप पहुँचते हैं, थोड़ी मानसिक शांति आपके पास होती है, माहौल को भी आप देखते हैं और आपको मज़ा आता है, और अगले दिन आप उसका असर अपने पूरे व्यक्तित्व में, अपनी सहजता में भी देख पाते हैं।
तो ये तो बातें हो गई इंटरव्यू के पहले जो आपकी तैयारी होनी है कि कैसे आपको कपड़े पहनने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ रखनी है और किस तरह से इंटरव्यू के पहले आपको उस जगह पे पहुंचना है जहां आपका साक्षात्कार होना है। इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जब जाएं तो कुछ चीज़ें जो अपने साथ आपको लेकर जानी चाहिए, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंटरव्यू की प्रक्रिया जो होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आपके पास एमफिल या पीएचडी की डिग्री है, अगर आप काम पूरा कर चुके हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने थीसिस, अपना जो शोध ग्रंथ है, उसे अवश्य लेकर के जाएं। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा था तो उस समय एमफिल की डिग्री थी मेरे पास, एमफिल का शोध प्रबंध मैंने जमा किया था, तो मैं अपनी थीसिस लेकर के गया हुआ था और पैनल ने देखते ही मुझसे पूछा कि किस विषय पे आप एमफिल कर रहे हैं, क्या विषय है आपका, और उससे भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो इसका एक मनोवैज्ञानिक लाभ आपको मिल जाता है कि अगर आपके शोध विषय से शुरुआत में ही सीधे सीधे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो चूंकि वह उस फील्ड पे आपका काम है, आपने काफ़ी पढ़ा है उस विषय को, तो आप उत्तर देने में काफ़ी सहज होते हैं। और शुरुआती दौर में जब आप प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और इंटरव्यू का जो माहौल है, उस माहौल में एक जो डर होता है, एक जो भय होता है, उस भय पे भी आप निजात पा लेते हैं। तो बहुत ही सकारात्मक शुरुआत हो जाती है। वो कहते हैं ना कि अ वेल बिगन इज अ हाफ डन, कि किसी काम की खूबसूरत शुरुआत का मतलब ये है कि काम आधा हो जाता है। तो जरूर आप एमफिल पीएचडी की थीसिस लेकर के जाएं। इस बात की पूरी संभावना होती है कि जो एक्सपर्ट हैं या वहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं वो आपके रिसर्च से प्रश्न पूछ लें, अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपके रिसर्च आर्टिकल, आपके शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं तो उन्हें भी आप जरूर लेकर के जाएं। इसका एक सकारात्मक असर पैनल के ऊपर होता है और उनकी इच्छा होती है तो वो उन पत्र पत्रिकाओं में आपके जो शोध के विषय हैं, जिस पे आपका लेख छपा है, उससे भी आपसे सवाल पूछ लेते हैं या पलट कर देख लेते हैं कि आपने किस विषय पे अपना रिसर्च आर्टिकल लिखा है, कौन कौन से रेफरेंसेस आपने इस्तेमाल किए हैं, तो उससे भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। तो शुरुआत में इन चीज़ों के होने की काफ़ी संभावना होती है और अगर ये चीज़ें घटती हैं आपके साथ तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आप शुरुआत ही आपके अपने फील्ड से वहाँ पे हो जाती है। ठीक है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है इंटरव्यू के दौरान, उसे बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करें कि पैनल आपको ये कहता है कि आप सामने आएं और किसी विषय को पढ़ा करके दिखाएं। और यह जो पूरे इंटरव्यू का एक तरह से आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक होता है, एक लॉलीपॉप होता है कि जिसे आप बाउंड्री से बाहर छक्के के लिए भेज सकते हैं। वो कैसे कि जो विषय आप चुनते हैं वो आप अपनी मर्जी से चुनते हैं, एक्सपर्ट आपको वो विषय नहीं देते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई विषय चुन करके और वहाँ पढ़ाते हैं। और इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि पैनल ये देखता है, बोर्ड के लोग ये देखते हैं कि आपकी टीचिंग स्किल कितनी अच्छी है, कैपेसिटी कितनी अच्छी है, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी अभिव्यक्ति कितनी खूबसूरत है, आप कितने शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं और जो बात आप कह रहे हैं उसमें कितनी सरलता है, सहजता है, रुचि है। यानी कि सामने वाले को आप किस तरह से आप अपनी बात ठीक से समझा पा रहे हैं, प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय हो जाता है जब आपको पढ़ाने के लिए कहा जाता है। 4 से 5 मिनट का समय आपको सामान्यतः दिया जाता है। इसमें एक अच्छी बात यह होती है कि उस विषय से संबंधित सवाल वो पूछते भी हैं बीच बीच में जो आप पढ़ा रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कभी भी जो भी विषय आप चुने पढ़ाने के लिए, वह विषय आपकी रुचि का होना चाहिए, उस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए और उससे संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन सभी संभावित प्रश्नों का उत्तर आप बहुत आसानी से, बहुत सरलता से दे सकें। सिर्फ उत्तर न दे सकें, आप उस उत्तर को इस तरह से प्रस्तुत कर सके कि सुनने वाला कन्विंस हो सके, उसे बेहतर उत्तर लगे और उसे ये पता चले कि आप में टीचिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे से बच्चों के सामने किसी भी विषय को पढ़ा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और कभी भी कठिन विषय ना चुने,
उलझाने वाले विषय बिल्कुल भी ना चुनें। आप आसान विषय चुनें जिस पे आप अच्छे से अपनी बात रख सकते हैं। तो ऐसे में किस विषय को पढ़ाना है, टॉपिक सिलेक्शन और उससे संबंधित आपका प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये आपको बहुत आत्मविश्वास देता है। जब आप बहुत अच्छे से पढ़ाना वहाँ शुरू करते हैं, एक्सपर्ट्स आपको काफ़ी ठीक से देखते हैं, वॉच करते हैं, और ऐसे में आपको पता चल जाता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उससे वो कितने कन्विंस हो रहे हैं। उनके मन में अगर कोई सवाल है तो उन सवालों का आप समाधान कर पाए तो और बेहतर स्थिति में आप पहुंच जाते हैं। तो टॉपिक सिलेक्शन इंटरव्यू के दौरान पढ़ाने के लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं जब इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे भी प्रश्न किए गए थे जो मैं पढ़ा रहा था, और वो बहुत सहजता से मैंने उसका उत्तर दिया, बहुत सरलता से उत्तर दिया, तो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ मेरे अंतिम रूप से चयन में। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं पढ़ाते हुए, या ऐसे भी अगर आपसे कोई सामान्य प्रश्न पूछा जा रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो अनुमान के आधार पर उत्तर ना दें या गलत उत्तर देने से बचें। तो प्रयास यह करें कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है या नहीं मालूम है तो बहुत सहजता से उसे आप स्वीकार कर लें कि मुझे इस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और इस स्वीकार्यता के समय आप काफ़ी विनम्र दिखें और सकारात्मक दिखें। नर्वसनेस आपके चेहरे पे नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें सबको मालूम नहीं होती है, और पढ़ना पढ़ाना एक प्रक्रिया है जिसमें हम निरंतर सीखते हैं, निरंतर अपने आप को विकसित करते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में एक जो शिक्षक होता है, अध्यापक जो होता है, वो सबसे पहले एक बेहतर विद्यार्थी होता है। तो दरअसल जिसे हम गहरे अर्थों में पढ़ाना कहते हैं, वह पढ़ाने से कहीं ज़्यादा गहरे अर्थों में निरंतर पढ़ते चले जाना है। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर के कोई दिमाग में किसी भी तरह का इफ एंड बट्स ना हो कि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि आपसे हिमाचल के बारे में ये अपेक्षा रखता है बोर्ड कि हिमाचल के बारे में भी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ की भाषा के बारे में, यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में। तो आपने स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान आपने ज़रूर पढ़ाई की होगी, तो उससे संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उससे आप ठीक से एक बार देख लेंगे। और अगर उन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आता है तो बहुत विनम्रता से आप उसे स्वीकार कर लें कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। एक बात और बताऊं कि बोर्ड के सामने आप कभी भी नर्वस ना दिखें या किसी तरह के प्रेशर में आप ना दिखें। ये बहुत ही एक नकारात्मक मैसेज देता है बोर्ड के आगे कि आप जब जाते हैं इंटरव्यू देने और आप बहुत नर्वस होते हैं, घबराए होते हैं, आपके पाँव हिल रहे होते हैं, तो इससे एक अच्छा संदेश नहीं जाता है, क्योंकि आप कल को होकर 200-400 विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं, उनके साथ आप बातचीत करने वाले हैं। नई पीढ़ी के साथ संवाद करना ही आपका काम है, उनको नए सिरे से ढालना, उनके भीतर विचारों की उत्तेजना पैदा करना, तैयार करना। तो अगर आप खुद में थोड़े नर्वस होंगे, थोड़े घबराए होंगे, तो ये एक खराब इम्पैक्ट डालता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ग्रुप डिस्कशन करें और आप मॉक टेस्ट दें। आप आईने के सामने खड़े होकर भी बोल सकते हैं, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपने कुछ दोस्तों को एक पैनल की तरह तैयार करके बार बार आप इंटरव्यू देने जाएं। इससे एक सहजता आती है और आत्मविश्वास आपका बढ़ता है। आपका जो ये साक्षात्कार होता है वो 15 से 20 मिनट चलता है, 10 से 20 मिनट का टाइम होता है। तो इस 10 से 20 मिनट या 15 से 20 मिनट में आप बहुत सहज दिखें, बहुत सरल दिखें, आत्मविश्वास से भरे हुए आप दिखें, और एक हैप्पी सोल, एक प्रसन्न आत्मा की तरह आप बोर्ड के सामने नजर आए। तो ये बहुत मायने रखता है। इसके बावजूद भी कि आप कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, उसमें एक हैप्पी सोल है, एक खुशनुमा व्यक्तित्व है, एक सहज व्यक्तित्व है, सकारात्मक व्यक्तित्व है, विश्वास से भरा हुआ आदमी है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपके अंतिम रूप से चयन की प्रक्रिया में। साथ ही साथ यह भी होता है कई बार कि जब शुरुआत में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर आप देने लगते हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा होने लगता है, तो आप इंटरव्यू के दौरान ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं, अति उत्साही हो जाते हैं। तो इसे भी कंट्रोल करके रखना है। अति उत्साह में आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जिसे हम देह भाषा कहते हैं, वो थोड़ी बदलने लगती है, आपकी अपनी जो भाषा है वह थोड़ी बदलने लगती है। तो इसको भी नियंत्रित रखना है कि जब इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा हो तो बहुत उत्साहित ना हो, उस दौरान भी सहज, सरल और विश्वास से भरे हुए नजर आएं।
एक हैप्पी सोल की तरह नजर आए, लेकिन आपकी कोई हरकत या कोई बात इस तरह से नहीं निकल कर के आनी चाहिए कि जैसे लगे कि आप बहुत ओवर स्मार्ट दिख रहे हैं या ज़्यादा अति आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इंटरव्यू में आपके बैकग्राउंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप तैयार कर लें। आपकी रुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह से आते हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक है या बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उससे संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो उसे भी आप तैयार करके आएँ। ठीक है। और साथ ही साथ आप टीचिंग को, लर्निंग को कैसे सुगम बना सकते हैं, कैसे सरल बना सकते हैं, कैसे रुचिकर बना सकते हैं, इससे संबंधित आइडियाज़ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे हो सकते हैं और उसकी भी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। अगर आप हिमाचल से बाहर के कैंडिडेट हैं और अगर आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो आपसे एक सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है कि आप इतनी दूर क्यों आ रहे हैं। इतनी दूर से मतलब कि एक अलग भौगोलिक परिस्थिति में, जैसे आप मैदानी इलाके के हो सकते हैं, आप रेगिस्तानी इलाकों के हो सकते हैं और आप बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र में आ रहे हैं अपनी सेवाएं देने। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मुझसे पूछा गया था कि आप तो मैदानी इलाके के हैं, लेकिन आप बिल्कुल अलग एक भौगोलिक परिस्थिति में आ रहे हैं नौकरी करने के लिए, तो कैसे आप एडजस्ट कर पाएंगे, कैसे आप सामंजस्य बिठा पाएंगे, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है और साथ ही साथ जैसे मैदानी इलाकों में यातायात की सुविधाएं होती हैं, उस तरह की सुविधाएं यहाँ नहीं होती हैं। पैदल बहुत चलना पड़ता है, दूर दराज के क्षेत्रों में कॉलेज हैं, तो कैसे आप इसमें सामंजस्य बिठा पाएंगे। तो मैंने उन्हें उत्तर दिया था जो बहुत ही स्पॉन्टेनियस था, कोई बना बनाया उत्तर नहीं था, जो मेरे मन में आया था। तो मैंने कहा कि पढ़ाना, शिक्षक बनना मेरे लिए नौकरी तो है ही एक तरह से, लेकिन नौकरी से कहीं ज़्यादा यह मेरा एक जुनून है, ये मेरा एक पैशन है, दीवानगी है मेरे लिए। तो मैं अपनी इस दीवानगी के लिए, जुनून के लिए हर तरह की परिस्थितियों में सामंजस्य बिठा सकता हूँ। और मनुष्य के पास तो एक अद्भुत किस्म की ताकत होती है कि वह हर एक परिस्थिति में अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, और अनुकूलित तो तब वो और बेहतर तरीके से कर लेता है जब वह अपने पसंद के काम को करने के लिए जा रहा होता है। तो टीचिंग मेरा पैशन है, जुनून है, तो इसलिए यह प्रश्न ही नहीं आता है कि मैं कैसे अपने आप को अनुकूलित करूँगा। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि यह मौका मुझे मिले और मैं इसके लिए काम कर सकूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि कैसे आप ये मानते हैं कि आपका जुनून है, आप ऐसे भी तो कह सकते हैं। तो मैंने कहा था कि हाँ, मुझे लगता है कि यह मेरा जुनून है या मेरी दीवानगी है। वो इसलिए कि जब कभी भी मैं एकांत में खुद से ये प्रश्न पूछता हूँ कि शिक्षक बनने के अलावा क्या दुनिया में मैं कोई और भी काम कर सकता हूँ क्या, तो मेरे मन से, मेरी रूह से, मेरी आत्मा से, हर जगह से ये आवाज़ आती है कि शिक्षक होने या शिक्षक बनने के अलावा दुनिया में मैं कोई और काम कर ही नहीं सकता हूँ, किसी और काम के लिए मैं बना ही नहीं हूँ। तो ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, मेरी रूह की आवाज़ होती है, ये आवाज़ मेरे रोम रोम से टपकती है, गूंजती है मेरे भीतर। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, और मैं बिल्कुल सहज रहूँगा इन पहाड़ी क्षेत्रों में काम करते हुए। तो उन्हें अच्छा लगा था मेरा उत्तर और मैं अंतिम रूप से चयनित भी हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपसे स्पॉन्टेनियस पूछे जा सकते हैं, जिसके लिए आपके पास एक बेहतर उत्तर होना चाहिए, और बेहतर उत्तर बना बनाया नहीं, भीतर से आया हुआ ईमानदार उत्तर, तो वो ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसलिए ओरिजिनल बने रहें, बिल्कुल पैनल के सामने कभी भी ये कोशिश न करें कि आप कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो अपना विषय है, आप किसी भी विषय से अपेयर हो रहे हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, कॉमर्स हो, उसकी खूब अच्छी समझ आप रखें, क्योंकि विषय इतना विस्तृत होता है कि कहीं से भी किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसकी खूब अच्छी तैयारी करें और प्रयास यह करें कि प्रश्न का उत्तर देते समय टू द पॉइंट आपसे जो पूछा गया है उस पर आप फोकस कर सकें। और साथ ही साथ जब आप किसी विषय की तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो तैयारी करते समय आप उसके डिफरेंट जो डायमेंशन है, वो क्या प्रश्न हो सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है, अगर ये प्रश्न आया तो मैं ये उत्तर दूंगा, ये उत्तर देने के बाद ये भी प्रश्न हो सकता है, यह भी प्रश्न हो सकता है, यह भी प्रश्न हो सकता है। तो जितनी भी धाराएं फूटती हैं प्रश्न के उत्तर से भी प्रश्न की धाराएं जो फूट रही हैं, उन सभी धाराओं को पकड़ना
और उसका उत्तर तैयार करना, लगातार चिंतन करते रहना, मनन करते रहना और सकारात्मक रहना। मुझे ये लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने 10 से 15 मिनट सकारात्मक रहना और अच्छी भाषा में अपना उत्तर दे पाना, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, आईने की तरह वो हमारे व्यक्तित्व को दूसरे के सामने प्रकट करता है। तो कितनी सहजता से हम अपनी बात रख पा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, सादगी है, और सुनने वाले को सुनने वाले के भीतर जाकर वह बात कितनी गहराई से उतरती है, ये बातें तय करती हैं कि हमारी जो सफलता है वह हमें मिलने वाली है। तो आप सबको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में आने वाले समय में अपीयर होने वाले हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनके आंसर की भी आ चुके हैं, आपको लगभग अनुमान हो चुका होगा कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप तैयारी शुरू करें। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा मैं आप सबको आपके सवालों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा, और अगर संभव हुआ तो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से, अगर संभव हुआ तो वीडियोस बना करके भी उत्तर मैं उसका दूंगा। जितने भी अभ्यर्थी जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में भाग लेने वाले हैं, मैं उन सबको अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आप सबको बहुत सारी दुआएं देता हूं। हिमाचल का खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा और पहाड़ों की खुली खुली बाहें आप सबका इंतज़ार कर रही हैं। तो आइए, काम करने के लिए एक बेहतरीन जगह, बहुत प्यारी जगह, बहुत अच्छे लोग सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप सबको बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं।